दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान और इसराइल के बीच छिड़ी जंग से जुड़ी तमाम अहम खबरें, वो भी तस्वीरों के साथ, और इसके अलावा कुछ और खबरें। पहले देखिए सुर्खियां। गजा में कत्लेआम जारी, इंटरनेट बंद, खबरें नहीं आ रही बाहर, बड़ी साजिश का अंदेशा। वेस्ट बैंक में गजा जैसे हालात, आईडीएफ ने पूरी तरह की नाकेबंदी, अल-अक्सा मस्जिद पर लटका ताला, बेमियादी मुद्दत के लिए नमाज पर पाबंदी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के कई मिलिट्री अड्डों और रिहायशी इलाकों में मचाई तबाही, ईरान से सैकड़ों और मिसाइलें आने का अलर्ट। इसराइली मीडिया ने लिखा, 24 घंटों में ही हिल गए हम। ईरान ने 3 एयरबेस उड़ाने का किया दावा। ईरान पर भी हुए भारी हमले, लेकिन एयर डिफेंस ने किया कमाल, इसराइली फाइटर जेट को गिराया, तस्वीर आई सामने। इसराइल के हमले के दौरान ईरानियों ने दिखाया गजब का जज्बा, इधर गिर रही थी मिसाइलें और उधर ईरानी बेफिक्र होकर पी रहे थे चाय। उधर लाखों सेटलर्स रात भर से शेल्टर्स में कैद। और ईरान के लिए रूस चीन ने उठाया मजबूत कदम, फ्रांस ने किया चौंकाने वाला फैसला। चलिए करते हैं शुरुआत। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इससे ज्यादा हैं और अहम हैं। सबसे पहले तो आप गजा की 2-3 खबरें देख लीजिए या गजा से रिलेटेड, उसके बाद हम सिर्फ ईरान और इसराइल के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि यकीन मानिए कहीं और से कुछ खबरें आ भी नहीं रही हैं। सबसे पहली खबर ये है कि एबी मार्टिन है, उन्होंने लिखा है, और ये बड़ी मशहूर हस्ती हैं, कि इसराइल ने जिस तरीके से एक अग्रेशन लॉन्च किया, एक वॉर लॉन्च की है ईरान के ऊपर, उसके बाद जो है न जाने कितने मैसेकर्स गजा में हो चुके हैं, कितने कत्लेआम हो चुके हैं, और टोटल मीडिया ब्लैकआउट है। वहाँ पर इंटरनेट नहीं है इस वक्त, कल से ये परेशानी हो रही है। इसकी वजह से गजा की खबरें बाहर नहीं आ पा रही। आपने कहीं देखी? बहुत कम आ पा रही हूँ शायद, लेकिन जिस हिसाब से रोज़ आती हैं, अल जज़ीरा के पास भी पूरी तरीके से खबरें नहीं हैं। वेस्ट बैंक को गजा के स्टाइल में सीज में रखा गया है, चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई, और ये कहा गया है कि इधर गजा और वेस्ट बैंक में कुछ बड़ा किया जा रहा है, और दुनिया उलझी हुई है ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, और इसराइल असल गेम वेस्ट बैंक और गजा में कर रहा है फ़लस्तीनी ज़मीनों को कब्जाने का। सर, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। आप देख लीजिए, मैं ये कल हेडलाइन छूट गई थी, और ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में लगभग सभी लोगों से छूट गई होगी, कि इसराइल ने कंप्लीट लॉकडाउन वेस्ट बैंक में घोषित कर दिया है। अच्छे लोगों ने ली है, ये हेडलाइन ली है, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं ली। हम आपको बता रहे हैं कि वेस्ट बैंक में कंप्लीट लॉकडाउन है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई दुकान नहीं खोल सकता। ये क्या है? ऐसा क्यों है? अरे फ़लस्तीनी है वो, अगर ईरान की मिसाइल उन पर गिर जाएगी तुम्हारे लिए तो अच्छा है, उन्हें क्यों नहीं घरों से निकलने दे रहे? अल-अक्सा मस्जिद बंद कर दी गई, अल-अक्सा मॉस्क क्लोज्ड आफ्टर ईरान स्ट्राइक्स। ईरान के हमलों के बाद वेस्ट बैंक में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया, अल-अक्सा मस्जिद पर ताला लटका दिया गया, और ये कहा गया है कि इसमें नहीं पता ये कब तक ऐसे लटका रहेगा। कोरोना जो आया था, कोविड-19, उसके बाद ये पहली बार है कि अल-अक्सा मस्जिद को बंद किया गया। इस सिचुएशन को समझ रहे हैं हम? अंदर सेटलर्स जाएं, तालमुदिक राइचर्स करें, हमें कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि सब लॉकडाउन में बंद है, और गजा का कुछ नहीं पता चलेगा, वहाँ मीडिया ब्लैकआउट है। इजिप्शियन अथॉरिटीज़ ने जो है उन लोगों को डिटेन किया है जो ग्लोबल मार्च गजा के लिए निकाल रहे थे। लोगों ने कहा कि आप इस खबर को कवर कीजिए, जो गजा जा रहा था काफिला, वो कहाँ तक पहुँचा। तो 200 लोग उसमें से फॉरेन एक्टिविस्ट हैं, सब बाहर के हैं। मैंने तो कुछ लोगों को फूटे हुए देखा। इजिप्शियन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। ये 200 फॉरेन एक्टिविस्ट गजा में सीज तोड़ने जा रहे थे, और वहाँ पर मदद करने के लिए जा रहे थे। हालांकि सामान इनके पास इतना नहीं था, लेकिन मैं इस खबर को इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि मुझे पता है ये गजा नहीं पहुंच पाएंगे। सर, अगर इजिप्ट अपना भाड़ यूं करके खोल भी दे ना, अपने किवाड़ खोल भी दे सरहद के, तो आईडीएफ खड़ी, वो या तो इन सबको पकड़ेगी, जेल में डालेगी, या सीधे गोली मार देगी। कौन क्या कर लेगा? ये क्या गजा चले जाएंगे आईडीएफ के होते हुए, जो रफा गेट पर, रफा बॉर्डर को कब्जाए बैठी हुई? नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, ये एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जानते हैं कि नहीं जा पाएंगे, वरना इनके साथ एड के ट्रक्स होते हैं। खैर, लेकिन इनके जज्बे को सलाम। अपने अपने मुल्क से उठकर गर्मियों में सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं, सिर्फ फ़लस्तीनियों के हक को बुलंद करने के लिए आवाज़ को। तस्वीरों में आ जाइए अब। ये 4 तस्वीरें, जैक्सन इनकल बहुत मशहूर हस्ती हैं एक्स पर। ये इसराइल का नज़ारा है सर, फुल फ्रेम देखिए। ये ईरानी मिसाइलों ने किया है। आज सुबह 14 जून में ये तस्वीरें सर बाहर आ रही हैं। हालत देखिए क्या हो गई है।
ये इलाका है। दूसरी तस्वीरें देखिए, कारें एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई जैसे पेट दर्द से परेशान हो, फटी पड़ी हैं कार, घर पूरा गिरा पड़ा है, इधर वाला तो लेफ्ट वाला तो तबाही हो गया। एक और टॉप व्यू देखिए, ये सब इसराइली सेटलमेंट्स हैं जो फ़लस्तीनी ज़मीनों को कब्जा कर बनाए गए थे। और क्या हुआ इनका, यहाँ पर मिसाइलें गिरी तो परकच्चे उड़ गए। चौथे फोटो में भी अगर आप देख रहे हो, अब मैं आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाता हूँ। प्रेस टीवी ने जो आज सुबह फोटोज़ जारी किए, और दूसरा नज़ारा देखिए तबाही का। ये सब तेल अवीव और सेंट्रल इसराइल के कई इलाकों में हो रहा है। ये रिशॉन लीजियन है, ये साउथ तेल अवीव में आता है। वहाँ पर आज सुबह 14 जून को हुए मिसाइल हमलों के बाद की ये तस्वीरें हैं। घरों के पूरे कॉलम बीम्स उड़ गए। आपको लग रहा होगा कि गजा जैसा मंजर है, लेकिन ये इसराइल है, तेल अवीव है, पेड़ वेड़ सब घर और सब। अच्छा, प्रेस टीवी ने एक और वीडियो अभी जारी किया है, क्योंकि हमने ये दोपहर 1:06 पर उन्होंने जारी किया है, और ये कहा है कि एक फुटेज आई है जिसमें कथित तौर पर कहा जा रहा है, रिपोर्टेडली कथित तौर पर, खुद भी ईरान का प्रेस टीवी लिख रहा है कथित तौर पर, कि इसमें मलबा दिख रहा है, रैकेट दिख रहा है एक इसराइली एयरक्राफ्ट का, जिसे ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने बोइंग ज़हरा के पास मारकर गिरा दिया। ये जगह काज़वीन सूबा जो है ईरान का, वहाँ पर आती है ये बोइंग ज़हरा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है मलबा जो है इसराइली एयरक्राफ्ट का है, और इसे एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ ईरान के ने जो है वो मारकर गिराया। लेकिन ये फुटेज उसी की है, इस पर वो कथित लगा रहे हैं। खैर, IAF intercepts UAV in the north, West Bank, Dead Sea as fifth missile barrage expected। 4 बार तो ईरान रात से ठोक चुका है, 5वां हो सकता है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 5वां हमला भी हो चुका हो। 5वां मिसाइल बैरेज एक्सपेक्टेड है। खुद इसराइली मीडिया कह रहा है, जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि 5वीं बार मिसाइलों का छत्ता आ सकता है इसराइल की तरफ, ईरान की तरफ से दागा जा सकता है। और अभी इसराइली एयरफोर्स ने कुछ ईरान की तरफ से आए ड्रोन्स नॉर्थ इसराइल कब्जे वाले में, वेस्ट बैंक में और डेड सी में, यानी जो समंदर डेड सी का इलाका उसके आसमान के ऊपर वो आ रहे थे इसराइल की तरफ, उन सबको इंटरसेप्ट करके गिराए, ये इनका दावा है। और कहा है कि ड्रोन्स पहले आते हैं, बाद में मिसाइलें आती हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि 5वां बैरेज आ रहा होगा। द जेरूसलम पोस्ट की दूसरी हेडलाइन देखिए सर, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। क्या कहा जा रहा है, फ्लाइट्स कैंसिल्ड, पार्टीज स्क्रैप्ड। मैं आपको समझा दे रहा हिंदी में। एक की फ्लाइट उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, फ्लाइट्स सारी कैंसिल हैं, पार्टियां सारी कैंसिल कर दी गई, जिसकी बर्थडे थी, शादी थी, खतना था, फितना था, जो भी था सब रद्द कर दिया गया। वो भी खतना कराते हैं, जो भी है। बम आश्रय स्थल भरे हुए हैं, यानी कि जितने शेल्टर्स हैं, बंकर्स हैं, वो भरे हुए हैं। 24 घंटे की वॉर ने इसराइल को झकझोर कर रख दिया है। ये क्या कह रहा है इसराइली अखबार, 24 hours of war leaves Israel reeling। हालात सही नहीं है। जंग में मैंने हमेशा कहा नुकसान हर तरफ का होता है। सेटलर्स को देख लीजिए, कहाँ हैं, छुपे हुए हैं शेल्टर्स में, पार्किंग्स में, बंकर्स में, ये हैं बैठे हुए हैं कुछ ज़मीन पर। क्या ज़िंदगी हो गई है, खौफ के साए में हमेशा जीना, सायरन बजते ही भाग खड़ा होना, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई बैतुल कला में, सबको निकलना पड़ता है एक साथ। बैठे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं, यहाँ ये समझते हैं सेफ है, और सेफ है कि भाई ईरान के पास बंकर बस्टर बम नहीं है कि वो यहाँ पर मार देगा। और वैसे भी उसकी लड़ाई सिविलियंस से नहीं है। 3-4 तस्वीरें, छोटे बच्चे भी, उनकी पैम्स भी हैं। जाहिर सी बात है, सभी की जो ज़िंदगी है उसमें बच्चे भी होते हैं, सभी को अपने लोगों की फिक्र होती है। अच्छा, ये लोग सायरन बनने के वक्त कहाँ होते हैं, बंकर्स में, शेल्टर्स पे। ईरानी क्या कर रहे हैं, प्रेस टीवी ने यार वीडियो दिखाया ना, मैं देखकर हैरान रह गया। उधर ये केतली में चाय बन रही है, कोई ईरानी साहब मुझे बताएंगे चाय ही है, रोड साइड मुझे चाय का ढाबा लग रहा है। ईरानी चाय है क्या, असलम भाई जो पीते थे, जॉनी लीवर। खैर, आसमान में देखिए ज़रा, वो मिसाइलें आ रही हैं और वो इंटरसेप्शन हो रहा है। ईरान की इंटरसेप्टर्स जो हैं, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल की मिसाइलों को, ड्रोन्स को मारकर गिरा रहा है, और इधर ये जो है रोशनी है, आग जल रही है, चाय बन रही, और रेस्टोरेंट है, बाकायदा खाना चल रहा है, बिरयानी चल रही है, समझे आप।
اور یہ لوگ اپنی روز کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں. ان کے لیے تو حملے ہمیشہ نہیں ہوتے, یہ تو غزہ والوں کے لیے ہوتے تھے. یہ لکھا ہے فوٹیج شوز نارمل لائف goes on in Tehran while the country's defense system is dealing with a wave of Israeli attacks. جس وقت ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے حملوں کو, اسرائیل کی میزائلوں کو روک رہا ہے, آسمان میں دکھ رہا ہے, اس وقت ایران کے لوگ اپنی نارمل لائف جی رہے ہیں. نارمل لائف کیا ہے؟ عیش کی ہے, چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, سب کچھ جو ہے وہ بن رہا ہے, کھانا وانا. کمال ہے. ہاں, ایران نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 3 ایئر بیس ٹھوکے ہٹ کیے ہیں اسرائیل کے. اسرائیلس نیویٹم, اوفدا اور ٹیل نوف ایئر بیس. اور ٹیل نوف جو ہے وہ ٹیل اویو کے ساؤتھ میں بالکل قریب ہے. اسٹرک بائی ایران, ٹھوکے ہیں, جنرل کہہ رہا ہے. آج 14 جون کی یہ خبر ہے. 3 ایئر بیس ایران نے ٹھوکے ہیں. یہ اسرائیل نہیں بتا رہا ہے. کم سے کم یہ تو کہہ دیں کہ نہیں ہوا ہے, چلو آؤ لائیو کر رہے ہیں, تصویریں لے لو. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ٹرو پرومس 3 میں ہم نے ان 3 ایئر بیسز کو ٹھوکا ہے. بریگیڈیئر جنرل احمدی واحدی ہیں, یہ انہوں نے اسٹیٹ ٹی وی سے رات میں بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے. یہ ٹاپ ایڈوائزر ہیں, کمانڈر آف دا اسلامک ریولوشن IRGC کے کمانڈر کے ٹاپ ایڈوائزر ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہے. تو 3 ایئر بیس ٹھوکنے کی بات آ گئی. اب ہم تسنیم کی ایک اور ہیڈ لائن کو دیکھتے ہیں. ایران ٹو انٹینسیفائی اٹیکس آن اسرائیل. آفیشل ایرانی آفیشل نے کہا ہے کہ حملے ابھی اور تیز اور گہرے ہوں گے اسرائیل پر. ابھی ہمارا پیٹ بھرا نہیں ہے, ابھی تو اسٹارٹر تھا, ابھی مین کورس باقی ہے. ایران ٹو انٹینسیفائی اٹیکس آن اسرائیل. پورا ریجن ایک بہت بڑی جنگ کے معاہدے پر ہے. میں اسے بار بار جنگ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اسے کانفلکٹ مان ہی نہیں رہا. ایران کے اندر ایران کی IRGC کے ٹاپ موسٹ لیڈرز کو شہید کر دینا, مجھے نہیں لگتا کہ ایران اسے جنگ بنائے بنا چھوڑے گا 2-3 حملے کر کے. کیونکہ دیکھیے یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایران پر اٹیک ہوا تو 70-80 لوگ مارے گئے, جس میں ٹاپ لیڈرز مارے گئے, ٹاپ جنرلز مارے گئے. لیکن ایران کے حملے میں کیا کسی اسرائیلی ٹاپ جنرل کے مرنے کی خبر ہے؟ خود ایران کی طرف سے بھی کلیم نہیں کیا گیا ہے. یہ سوال اٹھتے ہیں, یہ لازم ہے. ان کے پاس پوری جانکاری تھی, انہوں نے بالکل پریسائز اٹیک کیا ہے. یہاں پر ایران کی انٹیلیجنس کام نہیں آئی, جو بات ہے وہ کہی جائے گی. ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں آگے. دا جیروسلم پوسٹ, ابھی جو خبر آئی ہے 3 لوگ اسرائیل میں مارے گئے ہیں کل سے اب تک کے حملوں میں. کل رات سے اب تک کے حملوں میں 150 زخمی ہوئے ہیں, یہ اسرائیلی اخبار کہہ رہا ہے. اور کہا ہے کہ ملٹیپل بیریجز جو جاری کیے ہیں, لانچ کیے ہیں میزائلز کے ایران نے اسرائیل پر, اس کے بعد 3 لوگ مارے گئے ان حملوں میں, 150 زخمی ہوئے ہیں. ابھی دیکھیے فائر, اب ایران پر بھی حملے ہوئے ہیں, وہ بھی سن لیجئے. فائر ہیوی اسموک ایٹ مہر آباد ایئرپورٹ ان تہران. AFP کے جرنلسٹ نے بتایا کہ آگ کے غبار, دھواں, یہ سب مہر آباد ایئرپورٹ جو ہے تہران میں, وہاں دیکھا گیا. اور یہاں پر ایئر بیس بھی ہے, تو فوجی اڈے یہاں بھی ہٹ ہوئے ہیں, یہ بات جان لیجئے. رشیا چائنا نے کیا کیا؟ I-24 اسرائیل کا ہے اور دنیا بھر میں یہ خبر ہے, ہم نے یہیں سے اٹھا لی کیونکہ ان دونوں کی ساتھ میں تھی. 14 جون کی یہ خبر ہے. روس اور چائنا نے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ روس اور چائنا کیا عادل بھائی ساتھ میں اتریں گے ایران کے؟ تو میں نے کہا بھائی نہیں. تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ روس اور چائنا نے مذمت کی ہے اسرائیل کے ان حملوں کی, لیکن بہت سختی کے ساتھ, یہ بھی بتا دوں. اور یہ سب یونائٹڈ نیشنز کی ایمرجنسی میٹنگ کے دوران ہوا. جو بھی وہاں پر نمائندے تھے چائنا کے اور روس کے, انہوں نے بہت سخت لہجہ استعمال کیا. چائنا کے ایمبیسڈر نے کہا کہ یہ ایران کی خود مختاری کی جو ہے خلاف ورزی ہے, ایک طریقے کی غلط حرکت ہے جو اسرائیل نے کی ہے. اور کہا ہے کہ دونوں پارٹی سے کہا ہے کہ ڈینجرس ملٹری ایکشن سے ایران اور اسرائیل دونوں کو پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, رشیا کا جو اسی میں لکھا ہوا ہے, رشیا کے ایمبیسڈر ہیں وسیلی نیبنزیا. انہوں نے بہت ہی تگڑے لفظوں میں جو کہا, یہ اس پیراگراف میں نیچے لکھا ہوا ہے, انہوں نے کچھ زیادہ ہی سخت لفظوں میں پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ریجن کو. ان کے لفظ ہیں کہ ایک لارج لیول پر یا فل اسکیل پر ایک
परमाणु तबाही, एक न्यूक्लियर तबाही आने वाली है अगर ये एस्केलेशन और चला। क्या आप उस तरफ ले जा रहे हो? एक न्यूक्लियर तबाही की तरफ, उसके करीब ले जाने का इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया पूरे मिडिल ईस्ट को, और ये कहा कि तमाम यूनाइटेड नेशन के चार्टर और इंटरनेशनल कानूनों के पूरी तरीके से खिलाफ वर्जी ईरान पर इस तरीके का हमला करना। समझे? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वेस्ट और इसराइल की गले की हड्डी बन गया। पुतिन ने ज़रूर नेतन्याहू से कहा है, अशरक अल अफसद की खबर है, कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डिप्लोमेसी से ही सॉल्व होना चाहिए और उसी से होगा। यानी पुतिन का एक इशारा ये है जो नहीं कहा कि तुम चाहे जितने हमले कर लो अमेरिका की हथेली लगवा कर मदद से, नेतन्याहू से कहा, ईरान से पार नहीं पा पाओगे। इसलिए अगर तुम न्यूक्लियर मामले पर चाहते हो कोई हल तो ईरान से बैठकर बातचीत करो, डिप्लोमेसी से रास्ता निकालो, हमलों से नहीं। फ्रांस ने क्या किया है जी? फ्रांस के एमनुअल मैक्रों, ये 14 को अपडेट हुई है अनादोलू में खबर, फ्रांस के एमनुअल मैक्रों ने ये कहा है कि भैया हम इसराइल के साथ खड़े होंगे, अगर ईरान ने इसराइल पर अटैक किया तो हम इसराइल के साथ खड़े होंगे। भाई 14 तारीख में ये अपडेट हुई है खबर, अभी तक इनका डायलॉग यही है। किस तरीके का अटैक होगा? ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान ने तो 3-4 बार मिसाइलें दाग दी हैं, ड्रोन दाग दिए। क्या एक फुल स्केल वॉर की बात कर रहे हैं? इन्होंने, एमनुअल मैक्रों ने, ये फ़लस्तीन के हक़ में है, वो वाली बात भी आई है, लेकिन उसे हम अलग रखते हैं अभी। फ्रांस ने, एमनुअल मैक्रों ने कहा हम इसराइल के साथ खड़े होंगे अगर ईरान ने कोई हमला किया। फिर दोनों से ये भी कहा कि आप दोनों हो सके तो डिप्लोमेटिक ज़रिए से, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बातचीत को सुलझा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।